तो दोस्तों, इस वीडियो में हम शहादत हसन मंटो की लिखी फाहा नाम की कहानी सुनने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। गोपाल की रान पर जब ये फोड़ा निकला तो उसके औसान ख़ता हो गए। गर्मियों का मौसम था, आम खूब हुए थे। बाज़ारों में, गलियों में, दुकानदारों के पास, फेरी वालों के पास, जिधर देखो आम ही आम नज़र आते, लाल, पीले, सब्ज़ रंगारंग के। सब्ज़ी मंडी में खोल के हिसाब से हर किस्म के आम आते थे और निहायत सस्ते दामों में फ़रोख्त हो रहे थे। यूँ समझिए कि पिछले बरस की कसर पूरी हो रही थी। स्कूल के बाहर छोटू राम फल फरोश से गोपाल ने एक रोज़ खूब जी भर कर आम खाए और जेब में से 1 महीने के बचाए जितने फुट जमा थे सब के सब उन आमों पर खर्च कर दिए, जिनके गूदे और रस में शहद घुला हुआ था। उस रोज़ छुट्टी के वक्त आम खाने के बाद उंगलियां चाटते हुए गोपाल को स्कूल के हलवाई से दूध की लस्सी पीने का ख्याल आया और इस बात को आमली जामा पहनाने की खातिर उसने गंडाराम हलवाई से पाव भर दूध की लस्सी बनाने को कहा, मगर हलवाई ने ये कहकर इनकार कर दिया, बाबू गोपाल, पहला हिसाब चुका दो तो और उधार दूंगा, वरना नहीं। गोपाल ने अगर आम न खाए होते या अगर उसकी जेब में थोड़े बहुत पैसे होते तो वो वहीं खड़े खड़े गंडाराम का हिसाब चुका देता और कुछ नहीं तो नगद दाम देकर लस्सी का वो गिलास ले लेता जिसमें बर्फ़ का टुकड़ा डुबकियाँ लगा रहा था और जिसे हलवाई ने बुरा सा मुंह बनाकर अपने पीछे लोहे की थाल पर रख दिया था। मगर गोपाल कुछ भी ना कर सका और इसका नतीजा ये हुआ कि चौथे रोज़ उसकी रान पर ये बड़ा फोड़ा निकल आया और 3-4 रोज़ तक उभरता रहा। गोपाल के औसान ख़ता हो गए। उसकी समझ में ना आता था कि क्या करे। वह फोड़े से इतना परेशान नहीं था जितना उसके दर्द से, और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि फोड़ा दिन ब दिन लाल होता चला जा रहा था और उसके मुंह पर बदन की झिल्ली फटना शुरू हो गई थी। बाज़ औक़ात गोपाल को ये मालूम होता कि फोड़े के अंदर कोई हंडिया उबल रही है और उसके अंदर सब कुछ एक ही उबाल में निकलना चाहता है। ये चीज़ उसे बहुत परेशान कर रही थी और फोड़े की जसामत देखकर एक मर्तबा तो उसे ऐसा मालूम हुआ कि उसकी जेब में से कांच की गोली निकालकर उसकी रान में घुस गई है। गोपाल ने घर में फोड़े की बाबत किसी से जिक्र न किया। वो जानता था कि अगर पिताजी को इसका पता चला तो वो अपने थाने की मक्खियाँ का सारा गुस्सा उसी पर निकालेंगे और बहुत मुमकिन है कि वो उसे उसी छड़ी से पीटना शुरू कर दें जो थोड़े रोज़ हुए गिरधारी वकील के मुंशी ने वज़ीराबाद से उन्हें तोहफे के तौर पर ला कर दी थी। माँ का मिजाज भी कम गर्म न था। वो अगर उसे आम खाने के जुर्म की सज़ा न देती तो इस गलती पर उसके कान खींच खींच कर ज़रूर लाल कर देती। उसने घर के बाहर अकेले अकेले आम क्यों उड़ाए? उसकी माँ का उसूल था कि गोपाल, अगर तुझे जहर भी खाना हो तो घर में आकर खाना। गोपाल अच्छी तरह जानता था कि उस असूल के पीछे उसकी माँ की सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि गोपाल के मुंह के साथ उसका भी मुंह चलता रहे। कुछ भी हो, गोपाल की रान पर फोड़ा निकलना था, निकल आया। इसका बाइस जहाँ तक गोपाल समझ सका था वही आम थे। उसने फोड़े की बाबत घर में किसी से जिक्र न किया था। उसको अपने पिताजी की वो डांट बहुत अच्छी तरह याद थी जो गुसल खाने के अंदर बताई गई थी। उसके पिताजी लाला पुरुषोत्तम दास थानेदार लंगोट बांधे, नल की धार के नीचे अपनी गंजी चिंदिया रखे और बड़ी तोंद बढ़ाए मूँछों में से आम का रस चूस रहे थे। सामने बाल्टी में 1 दर्जन के करीब आम पड़े थे जो उन्होंने सुबह सवेरे एक ठेले वाले से उसका चालान काट कर हासिल किए थे। गोपाल बाप की पीठ मल रहा था और मैल की मरोड़ियाँ बना रहा था जब उसने हाथ साफ करने के लिए बाल्टी में डाले और चुपके से एक आम उड़ाना चाहा तो लाला जी ने बड़े ज़ोर से उसका हाथ झटक कर छोटे से आम को मूछे समेत मुंह में डालते हुए कहा, बेशर्म, तुझे बड़ों का लिहाज करना जाने कब आएगा। और जब गोपाल ने रोनी सूरत बनाकर कहा, पिताजी, आम खाने को तो मेरा भी दिल चाहता है, तो थानेदार साहब ने आम की गुठली चूस कर मोरी में फेंकते हुए कहा, गोपू, तेरे लिए ये आम बहुत गर्म था। फोड़े फुंसियाँ चाहता है तो बेशक खा ले, 2-3 बारी से और हो लेने दे, फिर खूब ठाठ से खाइयो। तेरी माँ से कहूँगा वो लस्सी बना देगी। चल अब पीठ मल। और गोपाल ने ये रुकावट की बात सुनकर खामोशी से अपने पिता की पीठ मलना शुरू कर दी
और आम की मिठास ने जो पानी उसके मुंह में भर दिया था उसे देर तक निकलता रहा। उसके दूसरे रोज़ उसने आम खाए और चौथे रोज़ उसकी रान पर फोड़ा निकल आया। उसके पिता की बात सच्ची साबित हुई। अब अगर गोपाल घर में किसी से इस फोड़े की बात करता तो जाहिर है कि खूब पिटता। यही वजह है कि खामोश रहा और फोड़े का बढ़ाव बंद करने की तदबीरें सोचता रहा। एक रोज़ उसके पिताजी थाने से वापसी पर जब घर आए तो उनके हाथ में एक लंबी सी बत्ती थी। गोपाल की माँ को आवाज़ देकर उन्होंने ये बत्ती उसके हाथ में देकर कहा, ले, आज बड़े काम की चीज़ लाया हूँ। बम्बई का मरहम है, 100 दवाइयों की एक दवा है। फोड़े फुंसी की बाहर है, ज़रा सा फाहा फोड़े पर लगा दोगी, यूँ बम्बई का खालिस मरहम है, संभाल के रख। गोपाल अपनी बहन निर्मला के साथ सहन में गेंद बल्ला खेल रहा था। इत्तफाक की बात है कि जब थानेदार जी मरहम देकर अपनी पत्नी को कुछ समझा रहे थे तो निर्मला ने ज़ोर से गेंद फेंकी। गोपाल का ध्यान बाप की तरफ था। गेंद फोड़े पर ज़ोर से लगी। गोपाल बिलबिला उठा, लेकिन दर्द को अंदर ही अंदर पी गया। वह स्कूल में मास्टर हरिराम की मशहूर बैंत की मार खा खा कर दर्द सहने का आदी हो चुका था। इधर गोपाल के फोड़े पर गेंद लगी, उधर उसके बाप की आवाज़ बुलंद हुई, ज़रा सा फाहे पर लेप करके लगा देगी, यूँ आराम आ जाएगा। यूँ और यूँ के साथ उसके बाप की चुटकी ने गोया गोपाल के सोए हुए दिमाग की चुटकी भर ली। उसको अपने दर्द का इलाज मालूम हो गया। उसकी माँ ने मरहम की बत्ती सामने दलान में सिलाई की पिटारी में रख दी। गोपाल को अच्छी तरह मालूम था कि उसकी माँ आमतौर पर सिलाई की पिटारी में ही सब संभालने वाली चीज़ रखा करती है। सबसे ज़्यादा संभालने वाली चीज़ वो मोचना था, जिससे उसकी माँ हर 10वीं 15वीं रोज़ अपने तंग माथे के बाल साफ़ किया करती थी। ये बिला शक व सुबह सलाई की पिटारी में उस पुड़िया समेत मौजूद था, जिसमें कोयले की सफ़ेद राख जमा रहती थी और जो उसकी माँ बाल नोच नोच कर माथे पर लगाया करती थी। ताहम गोपाल ने अपना इत्मीनान करने के लिए गेंद दलान में फेंक दी और उसको पतंग के नीचे से निकालते हुए अपनी माँ को सिलाई की पिटारी में मरहम रखते देख लिया। दोपहर को उसने अपनी बहन निर्मला को साथ मिलाकर छोटी कैंची, जिससे उसका बाप उंगलियों के नाखून काटता था, मरहम की बत्ती और अपने बाप के पैजामे से बचा हुआ लट्ठे का वो टुकड़ा हासिल कर लिया, जिससे उसकी माँ एक और टुकड़े को साथ मिलाकर सलवार की मियानी बनाना चाहती थी। दोनों ये चीज़ें लेकर ऊपर कोठरे पर चले गए और बरसाती के नीचे कोयलों की बोरियों के पास में बैठ गए। निर्मला ने अपने जेब से लट्ठे का टुकड़ा निकालकर अपनी रान पर सलवार के फिसलते हुए रेशमी कपड़े पर फैलाकर जब गोपाल की तरफ अपनी नाचती हुई आंखों से देखा तो उस वक्त ऐसा मालूम हुआ कि 11 बरस की एक कमसिन लड़की जो दरियाए सरकंडे की तरह नाजुक और लचकीली थी, एक बहुत बड़े काम के लिए अपने आप को तैयार कर रही थी। उसका नन्हा सा दिल, जो उस वक्त तक सिर्फ माँ बाप की झिड़कियों और अपनी गुड़ियों के मैले होते हुए चेहरे की फिक्र से धड़कता रहता था, जब अपने भाई की रान पर फोड़ा देखने के ख्याल से धड़क रहा था। उसके कान की लवें लाल और गर्म हो गई। गोपाल ने घर में अपने फोड़े की बाबात किसी से जिक्र न किया था, लेकिन अब उसे निर्मला को सारी बात सुनानी पड़ी और किस तरह उसने चोरी चोरी आम खाए और लस्सी पीना भूल गया और उसकी रान पर फुट के बराबर फोड़ा निकल आया। जब उसने अपनी राम कहानी सुनाकर निर्मला से राजदाराना लहजे में कहा था, देख निर्मला, घर में ये बात किसी से न कहियो, तो निर्मला ने बड़ी मतीन सूरत बनाकर जवाब दिया कि मैं पागल थोड़ी हूँ। गोपाल को ये यकीन था कि निर्मला ये बात अपने तक ही रखेगी, चुनाचे उसने पजामे को ऊपर उड़ीस लिया। निर्मला का दिल धक धक करने लगा जब गोपाल ने बैठकर अपना फोड़ा दिखाया और निर्मला ने दूर से ही अपनी उंगली से उसे छुआ तो उसके बदन पर एक झुरझुरी सी तारी हो गई। सी सी करते हुए उसने उभरे लाल फोड़े की तरफ देखा और कहा, कितना लाल है, अभी तो और होगा। गोपाल ने अपने मर्दाना हौसले का इजहार करते हुए जवाब दिया। निर्मला ने हैरत से कहा, सच? अभी तो कुछ लाल नहीं, जो फोड़ा मैंने चिरंजी के मुंह पर देखा वो इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा और लाल था। गोपाल ने फोड़े पर 2 उंगलियां फेरी। तो अभी और बढ़ेगा? निर्मला आगे सरक आई। क्या पता, अभी तो और बढ़ता चला जा रहा है। गोपाल ने जेब से मरहम की बत्ती निकालकर कहा,
निर्मला सहम सी गई। इस मरहम से तो आराम आ जाएगा ना। गोपाल ने बत्ती के एक सिरे पर से कागज़ की तह जुदा की और इस बात में सर हिला दिया। इसका फाहा लगाने से ही फट जाएगा। फट जाएगा? निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि उसके कान के पास रबड़ का गुब्बारा फट गया। उसका दिल धक से रह गया और उसके अंदर जो कुछ है फूट बहेगा। गोपाल ने मरहम को उंगली पर उठाते हुए कहा। निर्मला का गुलाबी रंग अब बम्बई की मरहम की तरह पीला पड़ गया था। उसने धड़कते हुए दिल से पूछा, मगर ये फोड़े क्यों निकलते हैं भैया? गर्म चीज़ें खाने से? गोपाल ने एक माहिर तबीब के से अंदाज में जवाब दिया। निर्मला को वो 2 अंडे याद आ गए जो उसने 2 माह पहले खाए थे। वो कुछ सोचने लगी। गोपाल और निर्मला के दरमियान चंद बातें और हुई। इसके बाद वो असली काम की तरफ मुतवज्जा हुए। निर्मला ने लट्ठे का एक गोल फाहा काटा बड़ी नफासत से। ये रुपये के बराबर था और उसकी गोलाई में मजाल है जरा सा नुक्स भी हो। उसी तरह गोल था जिस तरह निर्मला की माँ के हाथ की बनी हुई रोटी गोल होती थी। गोपाल ने उस फाहे पर थोड़ा सा मरहम लगा दिया और उसे अच्छी तरह फैलाने के बाद फोड़े की तरफ गौर से देखा। निर्मला गोपाल के ऊपर झुकी हुई थी और गोपाल की हर हरकत को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। गोपाल ने जब फाहा अपने फोड़े के ऊपर जमा दिया तो वो कांप गई, जैसे उसके बदन पर किसी ने बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया है। अब आराम आ जाएगा ना? निर्मला ने नीम सवालिया अंदाज में कहा। गोपाल जवाब देने भी न पाया था कि बरसाती के बराबर वाली सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। ये उनकी माँ थी जो गालिबन कोयले लेने के लिए आ रही थी। गोपाल और निर्मला ने बवक्त एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा और कुछ कहे सुने बगैर सब चीज़ें इकट्ठी कर उस पुराने संदूक के पीछे छिपा दी जहाँ उनकी बिल्ली सुंदरी बच्चे दिया करती थी, और चुपके से भाग गए। यहाँ से भागकर गोपाल नीचे गया तो उसके बाप ने उसे बाहर फालूदा लाने के लिए भेज दिया। जब वापस आया तो उसे गली में निर्मला मिली। फालूदे का गिलास उसके हवाले करके वो चिरंजी के घर चला गया और इस तरह उन चीज़ों को अपनी जगह पर रखना भूल गया जो माँ के अचानक आ जाने से उसने और निर्मला ने संदूक के पीछे छुपा दी थी। चिरंजी के यहाँ वो देर तक ताश खेलता रहा। खेल से फारिग होकर जब वो चिरंजी के बगल में हाथ डाले कमरे से बाहर निकला तो किसी बात पर उसका दोस्त हंसा और उसके दाहिने गाल पर फोड़े का निशान लंबी सी लकीर बन गया। उसको देखकर फ़ौरन ही अपने फोड़े का गोपाल को ख्याल आया और इस ख्याल के साथ ही उसे वो चीज़ें याद आ गई जो उसने संदूक के पीछे छुपाई थी। चिरंजी की बगल से हाथ निकाल कर वो भागा। घर पहुंचकर उसने वहाँ की फ़िज़ा देखी। उसकी माँ सहन में बैठी उसके बाप से मिलाप अखबार की खबरें सुन रही थी। दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। गोपाल उसके पास से गुजरा। दोनों ने उसकी तरफ देखा मगर उससे कोई बात न की। गोपाल को इत्मीनान हो गया कि अभी तक उसकी माँ ने अपनी सिलाई की पिटारी में नहीं देखा। चुनाचे वो चुपके से कोठे पर चला गया। बड़े कोठे को तय करके दरवाजे के अंदर दाखिल होने ही वाला था कि उसके कदम रुक गए। संदूक के पास बैठी निर्मला कुछ कर रही थी। गोपाल पीछे हट गया और छुपकर देखने लगा। निर्मला बड़े इत्मीनान से फाहा तराश रही थी। उसकी पतली पतली उंगलियां कैंची से बड़ा नाफिस काम ले रही थी। फाहा काटने के बाद उसने थोड़ा सा मरहम उस पर लगाया और गर्दन झुकाकर अपने कुर्ते के बटन खोले। सीने के दाहिनी तरफ एक छोटा सा उभार था। ऐसा मालूम होता था कि नलकी पर साबुन का छोटा सा नामुकम्मल बुलबुला अटका हुआ है। निर्मला ने फाहे पर फूंक मारी और उसे उस नन्हे से उभार पर जमा दिया।